कॉन्ट्रैक्ट के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए ये देखते हैं कि एक कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्टेंस कब मानता है। मान लीजिए कि अगर एक के साइड से प्रपोजल आ रहा है, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में ये भी देखा था कि ऑफर जो है वो इंग्लिश टर्म है, वहीं पे जो प्रपोजल वर्ड है वो एक इंडियन टर्म है। अब इसका क्या मतलब है? 2A में कहता है जब आप किसी को कोई ऑफर दे रहे, जब आप प्रपोजल दे रहे और आप उसका एक्सेप्टेंस चाहते हैं, तभी वो एग्रीमेंट बनता है। और एग्रीमेंट जो है वो 2E में दिया हुआ है। अब हमें यहाँ पर ये चीज क्लियर करना है कि सोशल एंगेजमेंट क्या है और वो कौन सा एग्रीमेंट माना जाएगा जिसको आप बाय लॉ एनफोर्स करवा सकते हैं, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है 2H में। मान लीजिए कि ए ने बी से कहा कि आज हम मूवी देखने जाते हैं या आज हम मॉल जाते हैं, शॉपिंग करने के लिए जाते हैं। तो अगर जो बी पार्टी है या ए पार्टी है, अगर ये ब्रीच कर देते हैं, और ब्रीच का मतलब होता है तोड़ना, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट जो आपने किया था उसका खंडन होना किसी भी पार्टी के द्वारा, उसे ब्रीच कहा जाता है। मान लीजिए कि अब जिसने ऑफर दिया कि आज हम घूमने जा रहे हैं और उसी बंदे ने ब्रीच कर दिया, अब जिसको ऑफर आपने दिया था, यानी कि जो ऑफरी है, वो आपको इसके लिए कोर्ट नहीं लेके जा सकता उसको एनफोर्स करने के लिए, क्योंकि यहां तक ये सिर्फ एक सोशल एंगेजमेंट बनकर रह गया, ये एग्रीमेंट नहीं था। अब हम ये देखते हैं कि एग्रीमेंट कैसे होगा और इसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है। और इसके अलावा हर कॉन्ट्रैक्ट से पहले हमेशा एग्रीमेंट होता है, जो कि 2E में डिफाइंड है। मान लीजिए ए ने बी को ऑफर दिया कि मैं अपना टीवी सेल करना चाहता हूं 10,000 रुपए में। ये ऑफर ए के साइड से बी के लिए था, यानी कि ऑफरर ने ऑफरी को प्रपोजल दे दिया कि भी मैं अपना टीवी, रेडियो, कोई भी चीज सेल करना चाहता हूं। तो यहां तक ये एग्रीमेंट है। क्यों? क्योंकि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, तो अगर इसका ब्रीच होता है, तो आप उसको कोर्ट लेके जाकर लिक्विडेटेड डैमेजेस क्लेम कर लेते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पे आपके माइंड में ये अराइज हो रहा होगा कि लिक्विडेटेड डैमेजेस क्या है। लिक्विडेटेड डैमेजेस हमेशा कॉन्ट्रैक्ट में मिलता है। लिक्विडेटेड डैमेजेस का मतलब है जब कॉन्ट्रैक्ट डीड होता है, या जब, अगर ये तो डीड का मतलब तो तब बना जब आपने रिटर्न एग्रीमेंट किया, रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट है आपका। लेकिन अगर आपने ओरली किया, क्योंकि हमें ये भी मालूम है कि कॉन्ट्रैक्ट दो तरीके से फॉर्म होता है, इधर इट इज इन द फॉर्म ऑफ एक्सप्रेस और इट इज इन द फॉर्म ऑफ वर्बल, मतलब इम्प्लाइड फॉर्म में। मान लीजिए कि भी अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट बना, आपने इसको वर्बली बात की थी कि भाई अगर हमने जो रेडियो सेट बेचना था या जो टीवी सेल करना था, इतने पैसे में करना था, और अगर दोनों पार्टीज में से कोई भी इसको ब्रीच करता है, तब ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है और आप कोर्ट जाके इसको एनफोर्स करवा सकते हैं। अब यहाँ पे हम ये देख लेते हैं कि भी नेक्स्ट आपका जो टॉपिक आ जाता है वो बात करता है आपका इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टेंस क्या है। इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टेंस, इसका मतलब अगर आपने एक एग्रीमेंट को एक्सेप्ट कर लिया तो उसका असर क्या। इसको एंसन की थ्योरी से समझते हैं। एंसन की थ्योरी में हुआ क्या, यहाँ पे उन्होंने एक इवॉल्व किया कि मान लीजिए एक ट्रेन है और ट्रेन के अंदर एक गन पाउडर रखा गया। अब अगर आपने गन पाउडर को चिंगारी लगाई, तो वो ब्लास्ट होने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब अगर आपने एग्रीमेंट एक्सेप्ट कर लिया, अब वो कॉन्ट्रैक्ट ही बनेगा। आपके पास रेमेडी क्या है उसको ब्लास्ट होने से पहले? या तो वो जो गन पाउडर था वो लेन हो जाए, इसका मतलब नम हो जाए। अगर वो नम हो गया तो उस पे माचिस की तीली भी काम नहीं करेगी। या जिस बंदे ने वो गन पाउडर ट्रेन में बिछाया, अगर वो उसको हटा लेता है तो उसका इफेक्ट नहीं आएगा। अब इसी को हम कॉन्ट्रैक्ट के सेंस में देख लेते हैं। मान लीजिए कि अगर आपने एक बंदे को प्रपोजल दिया, अब उस तक जब तक पहुंचेगा नहीं, तब तक वो कम्युनिकेट नहीं माना जाता। मान लीजिए उस तक पहुंचने से पहले अगर आपने रिवोक कर लिया, तो वो एग्रीमेंट भी नहीं बनेगा, क्योंकि उधर से कोई जवाब ही नहीं आने वाला। जवाब तो तब आएगा ना जब उसके पास ऑफर का किसी भी तरीके से कम्युनिकेशन होता है। अगर ये चीज नहीं है, तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैसे भी नहीं बनने वाला।
अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि भी एसेंशियल्स क्या है एक वैलिड एक्सेप्टेंस के लिए। पहला कहता है कि भी एक्सेप्टेंस जो है उसे कम्युनिकेट होना चाहिए ऑफरी के द्वारा। ऑफरर तो प्रपोजल दे रहा है, मुझे हाँ मंजूर है, यानी कि एक्सेप्टेंस का जो जवाब देगा ऑफरी देगा, और वो क्या कर रहा है, एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन ऑफरर तक पहुंचा रहा है। इसको बेटर रहेगा एक केस के साथ समझना, जो कि केस का नाम है फेल्ट हाउस वर्सेस बिंडली। फेल्ट हाउस साहब जो थे एक अंकल थे, यहाँ पर बिंडले जो थे वो ऑक्शनियर थे। अंकल साहब ने अपने नेफ्यू को कहा कि भी मैं एक फलाना घोड़ा खरीदना चाहता हूँ आपके यहाँ से, और उन्होंने बता दिया कि ये वाला घोड़ा जो है इसको मेरे लिए रिजर्व रख देना, और पैसे भी उन्होंने टेलीग्राम में लिख कर दे दिया, 30 पाउंड्स एंड 50 शिलिंग्स में मैं आपका घोड़ा खरीदूंगा। अगर आपने मुझे इसका कोई जवाब नहीं दिया तो इसको मैं आपका हाँ समझूंगा, और ये लेटर उन्होंने पोस्ट कर दिया। नेफ्यू साहब को लेटर मिल गया। नेफ्यू साहब ने अपने ऑक्शनियर को यानी कि बिंडले साहब को ये कह दिया कि ये घोड़ा जो है मुझे अपने अंकल के लिए रिजर्व रखना, इसे बेचना मत। लेकिन बाय मिस्टेक बिंडले ने वो घोड़ा निकाल दिया। निकाल दिया का मतलब उसको सेल कर दिया। अब जब ये सेल हो गया और फेल्ट हाउस को इसके बारे में पता चलता है, फेल्ट हाउस ने बिंडले को स्यू कर दिया, टॉर्ट ऑफ कन्वर्जन। अब यहाँ पे पहले हम ये टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं कि टॉर्ट ऑफ कन्वर्जन क्या है। इसको एक केस से आपको मैं समझाऊंगी। टॉर्ट ऑफ कन्वर्जन का मतलब है आपने अगर उसका मूल तत्व को कन्वर्ट कर दिया, जैसे कि मान लीजिए किसी एक दूध है, केस अभी मैं बताती हूँ। एक दूध है, अगर दूध का जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो कम कैसे होगा। हम सबको पता है अगर पानी डालते रहेंगे तो उसकी जो तासीर है, जो उसका एक्चुअल कंटेंट है, वो कहीं ना कहीं खत्म होना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पर इस केस के अंदर क्या हुआ, टॉर्ट ऑफ कन्वर्जन के अंदर, टॉर्ट्स के अंदर एक केस आता है ये वाला। एक मास्टर है, एक सर्वेंट है। सर्वेंट जो है मास्टर का क्या करता है, एक बॉटल है, मतलब लिक्विड लिकर है, मतलब कोई भी वाइन को मान लीजिए, वो साहब क्या करते हैं, इतना ढक्कन निकालते हैं और उतना ही ढक्कन पानी डाल देते हैं, ताकि मालिक को, जो मालिक है उनके, उनको ये पता चले कि मैंने बॉटल इस लेवल तक छोड़ा था, ये बॉटल इसी लेवल तक ही है। वो क्या करता था, आए दिन इतना ही कंटेंट निकाल लेता था और उतना ही कंटेंट पानी डाल देता था, और वो बॉटल त्यों की त्यों वहीं की वहीं रह गई, लेकिन उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू कम हो गया। मालिक साहब ने सर्वेंट के खिलाफ केस कर दिया, टॉर्ट ऑफ कन्वर्जन का आ गया कि आपने इसका जो न्यूट्रिशनल वैल्यू था या जो भी एक्चुअल वो था, आपने उसको कम कर दिया, तो आपने टॉर्ट ऑफ कन्वर्जन कर दिया। अब यहाँ पर हम वापस आते हैं फेल्ट हाउस वर्सेस बिंडले के केस में। यहाँ पर भी उन्होंने बिंडले के खिलाफ टॉर्ट फॉर कन्वर्जन का केस किया कि जब मैंने घोड़ा आपको रिजर्व रखने के लिए कहा तो आपने उसको बेच दिया। दूसरा, यहाँ पर जो जब मैटर कोर्ट के चला तो कोर्ट ने कहा कि यहाँ पर ये किसी भी तरीके से टॉर्ट ऑफ कन्वर्जन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट अभी बना ही नहीं था, क्योंकि कम्युनिकेशन नेफ्यू की तरफ से एक्सेप्टेंस का आपके पास पहुंचा ही कब था। एक्सेप्टेंस तो जो उन्होंने करा वो तो सिर्फ अपने ऑक्शनियर को करा था कि मुझे ये घोड़ा रिजर्व रखना है अपने अंकल के लिए, लेकिन इस चीज का इंफॉर्मेशन, इस चीज का कम्युनिकेशन आप तक पहुंचा ही कब। दूसरा पॉइंट यहाँ पे उठा, ड्यूटी टू रिप्लाई का। कोर्ट ने यहाँ पर यह भी कहा कि आप ऑफरर को मजबूर नहीं कर सकते, कि आपने अगर मुझे जवाब नहीं दिया तो मैं ये मानकर चलूंगा कि आपको मेरा ऑफर मंजूर है और आपने कर लिया। तो कुल मिला के कोर्ट ने फेल्ट हाउस को किसी भी तरीके का कोई रेमेडी नहीं दिया। अब इसके बाद आ जाता है यहाँ पे कम्युनिकेशन मस्ट बी मेड बाय द ऑफरी और हिज ऑथोराइज्ड एजेंट। अब ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब आप जो कम्युनिकेशन दे रहे हैं, कम्युनिकेशन देने वाला बंदा या तो ऑफरी होना चाहिए या उसका ऑथोराइज्ड एजेंट होना चाहिए, उसके अलावा किसी के भी द्वारा दिया गया कम्युनिकेशन कॉन्ट्रैक्ट रिकॉग्नाइज नहीं करता। यहाँ पर केस देखते हैं पॉवल वर्सेस ली।
पॉवल साहब जो है यहाँ पे एक कैंडिडेट है जो कि उन्होंने अप्लाई किया हेडमास्टर स्कूल पोस्ट के लिए, और जो ली साहब है वो चेयरमैन है बोर्ड ऑफ मैनेजर्स की। अब बोर्ड ऑफ मैनेजर्स बैठे हुए थे, इंटरव्यू होता है, पॉवल साहब आते हैं और पॉवल साहब ने इंटरव्यू दिया अपना और बाहर चल दिया। और जो बोर्ड ऑफ मेंबर्स थे उन्होंने आपस में गुफ्तगू की और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि भी हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, ये राइट कैंडिडेट है। लेकिन ये जो सिलेक्शन का इंफॉर्मेशन था ये कम्युनिकेट पॉवल तक बोर्ड ऑफ मेंबर्स ने नहीं किया था, ये आपस की ही बातें थी। लेकिन उनमें से किसी एक बंदे ने, जो कि अनऑथोराइज था, पॉवल साहब को अपना पर्सनल टर्म में जाके उनको बता देते हैं कि आपका सिलेक्शन हो गया। पॉवल साहब खुश कि चलो मेरी नौकरी लग गई। बाद में उनको पता चलता है यहाँ पर कोई पार्कर नाम के बंदे को इन्होंने रख लिया। भाई कुछ टाइम पहले तो इन्होंने मेरी सिलेक्शन कर लिया, मुझ तक खबर भी पहुंच गई, लेकिन अब ये तो डिच कर रहे हैं ये लोग। अब इन्होंने पार्कर साहब को ले लिया, मामला कोर्ट में चला गया। पार्कर ने ली को स्यू किया जो कि बोर्ड ऑफ मेंबर्स के चेयरमैन थे। कोर्ट में ये आया कि जो इंफॉर्मेशन आपको मिली थी क्या वो देने वाला बंदा अथोराइज था? नहीं था। तो उन्होंने कहा जब आपको एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन अथोराइज पर्सन के द्वारा मिला ही नहीं है तो आप उसे कम्युनिकेशन मान कैसे सकते हैं? इसके बाद हम देख लेते हैं अगर कम्युनिकेशन किसी रॉन्ग पर्सन को किया गया, तब मान लो कि ऑफरर ने ऑफरी तक तो दे दिया ऑफर अपना, अब जो एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट करना था वो गलत पर्सन को चला गया, यानी कि ऑफरर को नहीं गया। तो क्या इसकी वैलिडिटी क्या? ये नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको टू द रॉन्ग पर्सन को दिया है, वो नहीं मानना है। अगर आपने राइट पर्सन को दिया है तभी यहाँ पे इसको माना जाता है। इन सब के साथ हमारे लॉ में 3 टर्म्स आते हैं और कई बार मैंने देखा है कि लोगों को वैलिड, वॉइड, इनमें प्रॉब्लम नहीं आती। कई बार जो कंफ्यूजन क्रिएट होता है वो वॉइडेबल टर्म को लेता है, तो थोड़ा सा हम यहाँ पे ये भी डिस्कस कर लेते हैं। वैलिड का मतलब होता है सही, और इसको मैं हिंदू लॉ के हिसाब से समझा देती हूँ। हिंदू मैरिज के सेंस में हम बात कर लें, अगर हिंदू मैरिज में सेक्शन 5 आपका कंडीशंस ऑफ अ हिंदू मैरिज की बात करता है। 5(1) में बात करता है स्पाउस लिविंग की, यानी कि अगर नहीं है तो जो आप शादी करते हैं वो वैलिड मैरिज है। और सेकंड में बात करता है, यानी कि 5(2) में बात करता है आपका कंसेंट को लेके, और 5(3) एज को लेके, 21 और 18, 5(4) प्रोहिबिटेड, 5(5) सपेंडर रिलेशनशिप, इनके बारे में बात करता है। वहीं पे 11 सेक्शन वो वॉइड मैरिज की बात करता है। अब वॉइड मैरिज का मतलब क्या? 5(1), 5(4), 5(5), अगर इनके अंतर्गत आप अगर शादी करते हैं तो वो शादी जो है वॉइड मानी जाएगी। वॉइड जो है दो तरीके से होता है, एक जो सिंपल वॉइड है और एक होता है वॉइड एबिनिशियो। वॉइड एबिनिशियो का मतलब है जो शुरू से ही गलत है। शुरू से गलत का मतलब, अब हम यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। माइनर के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट वॉइड ही नहीं है, वॉइड एबिनिशियो है, यानी कि पहले दिन से ही गलत है। अब वैलिड क्या है? अगर आपने सेक्शन 5 को बाईपास करके शादी नहीं करी है, 5 को फॉलो, सेक्शन 5 को फॉलो करते हुए किया है, तो वो वैलिड मैरिज कंसीडर हो जाएगा। अब बात आती है कि वॉइडेबल क्या है। वॉइडेबल को मैं ऐसे समझाती हूँ, जैसे मान लो एक लड़का एक लड़की को लेके चला गया। यहाँ पे मैं किडनैपिंग का तो खैर है ही, वो मैं आईपीसी के कंसेप्ट को यहाँ डिस्कस नहीं करी, सिर्फ वॉइडेबल वर्ड को समझाना चाह रही हूँ। यहाँ पर लड़का लड़की को लेके चला गया, साल भर वो लड़की उसके यहाँ रही और उस लड़के ने जबरदस्ती शादी कर ली। शादी करके उसने उस लड़की को बड़े प्यार से रखा, सुख चैन सब सुविधा अवॉइड प्रोवाइड कर दी उसको, लड़की को कंज्यूमेशन भी नहीं किया उसने। एक वेल डिसेंट बंदा बन के रहा। पर हाँ, गलत जरूर ये था कि भी ऐसे शादी करना वैसे भी गलत है, क्योंकि आईपीसी में ऑफेंस बन जाता है। तो हम इस कंटेस्ट पे नहीं जा रहे, हम सिर्फ वॉइडेबल वर्ड को समझ रहे हैं, चाह रहे हैं। यहाँ पर लड़की को 1 साल के बाद वहां से भागने का मौका मिल गया, लड़की गई बाहर। अब इस टाइम पे लड़की के पास ऑप्शन क्या अवेलेबल है? लड़की के पास दो ऑप्शन है। पहला, या तो जो शादी हो गई है उसको वैलिड मान ले, या उसके पास ऑप्शन ये है, ऐसे कैसे शादी कर ली? मैं तो नहीं मानती। भाई मेरे तो और भी सपने थे,
मैं इससे शादी करूंगी, मैं तो नहीं करती। अब उसके पास ऑप्शन क्या है, वॉइड का। या तो आप उसे वैलिड कर लीजिए या आप उसे वॉइड कर लीजिए। ये एट द ऑप्शन ऑफ द अदर पार्टी। अब एट द ऑप्शन ऑफ द अदर पार्टी कौन है यहाँ पर, लड़की। इसका मतलब ये वॉइडेबल हो गया। इसका मतलब अगर आप शादी को वैलिड करना चाहते, और ये तभी होगा जब अगर वॉइडेबल कंसेप्ट में आ रहा है, यानी कि अगर एक कॉन्ट्रैक्ट या कोई भी मैरिज अगर वॉइडेबल में जाता है, आपकी मर्जी है, अगर आप उसे वैलिड करना चाहें तो वैलिड कर लीजिए, अगर वॉइड करना चाहें तो आप उसे वॉइड भी डिक्लेयर कर सकते हैं। अब हम वापस अपने कॉन्ट्रैक्ट में आ जाते हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है कि कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस हम कंप्लीट कब मानेंगे। यहाँ पे कहता है कि अगर ए और बी, यानी कि ऑफरर ऑफरी, प्रपोजर प्रपोजी आमने सामने है, इन फ्रंट ऑफ, कोई दिक्कत नहीं, आपने ऑफर दिया, सामने वाले ने एक्सेप्ट करा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन प्रॉब्लम वहां अराइज होता है जहां आपने बाय पोस्ट या टेलीफोनिक कम्युनिकेशन किए। तो उस केस में क्या, यहां पर हम इसको डिस्कस करते हैं। गिरधारी लाल वर्सेस भगवान दास का एक केस आया, सॉरी भगवान दास वर्सेस गिरधारी लाल का केस आया, जहां पर ये जो कम्युनिकेशन हुआ था, ये कम्युनिकेशन हुआ था फोन के द्वारा। प्लेंटिव साहब जो है अहमदाबाद रहते थे, डिफेंडेंट साहब जो है वो खेम गांव में रहते थे, जो कि महाराष्ट्र का कोई डिस्ट्रिक्ट होगा। अब यहाँ पर उन्होंने प्रपोजल दिया कॉटन सीड केक को परचेज करने का, और ये जो ऑफर गया वो अहमदाबाद से गया, और डिफेंडेंट साहब ने इसको सुना खेम गांव में। यहाँ पे प्रपोजल गया और यहाँ पर उसका आया कि ठीक है मैं आपको कर दूंगा, और यहाँ पर डिफेंडेंट साहब ने उसको ब्रीच कर दिया। तो जो प्लेंटिव साहब थे उन्होंने 31,150 रुपीज का कंपनसेशन कोर्ट में क्लेम कर दिया। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आई, ये जो अमाउंट था ये डिस्प्यूट में नहीं था, प्रॉब्लम आई यहाँ पर टेरिटोरियल जुडिक्शन को लेके। प्लेंटिफ ने अहमदाबाद कोर्ट को नॉक किया, डिफेंडेंट साहब ने कहा ये अहमदाबाद कोर्ट का तो जुडिक्शन बनता ही नहीं है, ये तो खेम गांव का है, क्योंकि खेम गांव में ही तो मैंने उसको हाँ का जवाब दिया था। अब डिफेंडेंट ने ये कहा कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है एक्सेप्टेंस का कंप्लीट ही खेम गांव में हुआ है, लेकिन प्लेंटिफ ने कहा उसको सुना तो मैंने अहमदाबाद में है ना, तो कंप्लीट कब हुआ, जब मैंने उसको सुना। तो इसका मतलब प्लेंटिफ ने उसको कहां पे जाके सुना, अहमदाबाद में। तो कोर्ट ने भी ये कंक्लूड किया कि अहमदाबाद का ही यहाँ पर जुडिक्शन बनता है। इसके बाद अब सेकंड पॉइंट जो है हमारा एसेंशियल्स ऑफ एक्सेप्टेंस को लेके बात करता है कि एक्सेप्टेंस जो है वो एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड होना चाहिए। एब्सोल्यूट का मतलब बिल्कुल पूरी तरह से, और अनक्वालिफाइड कहता है कि कंडीशंस नहीं लगने चाहिए। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लो कि ए ने बी को प्रपोजल दिया कि भी मैं अपनी घड़ी बेचना चाहता हूँ 400 रुपए में या 600 रुपए में, कुछ भी कह लो आप। बी ने कहा मैं 600 रुपए में तो नहीं खरीदूंगा, मैं इसको 500 रुपए में खरीदूंगा। ये आपका ऑफर है। मेरी तरफ से जो ऑफर था, यानी कि ए की तरफ से, वो 600 का था। आपने जो 500 का कहा, अगर हम इसको सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो ये बार्गेनिंग हो रहा है यहाँ पर। अब बी ने जो ऑफर दिया वो ऑफर उसके साइड से है, वो काउंटर ऑफर बन गया। काउंटर ऑफर किसका, ऑफर का काउंटर ऑफर। जब आपने वो दिया तो जो मेरा ऑफर था वो डेड हो चुका है, क्योंकि अब मेरा ऑफर सबसिस्ट करता ही नहीं है, मेरा ऑफर तो खत्म ही हो गया। मान लो कि भी अब आपने जब 500 रुपए का कहा कि भी मैं तो 500 रुपए में खरीदना चाहता हूं, अब ये एक ही मर्जी है, अगर खरीदना चाहे तो ठीक है, नहीं खरीदना नहीं, अगर बेचना चाहे तो ठीक है, अगर नहीं बेचना चाहे तो उसकी मर्जी है। मान लीजिए कि अब जब बी ने 500 रुपए का ऑफर एक बार दे दिया कि भी मैं 500 में लेना चाहता हूं, और ए ने मना कर दिया। बी के माइंड में सेकंड थॉट आया, यार चीज बड़ी अच्छी है, ले लेते हैं। उसने कहा ठीक है, मैं 600 रुपए देने के लिए तैयार हूं। अब ये जो 600 रुपए में बी राजी हुआ, वो उसकी तरफ से ऑफर है। मेरा ऑफर तो पहले ही खत्म हो चुका था, ए के साइड से जो ऑफर था वो ऑलरेडी लैप्स हो चुका था। अब
इन्होंने वापस 600 रुपए में उसको खरीदने की बात करी, वो उनका ऑफर है। यहां पर अब मेरी मर्जी है, एक ही मर्जी है, वो उसको बेचे या ना बेचे। एनफोर्स नहीं करवा सकता कि भाई आपने तो पहले 600 रुपए बोला था ना, अब मैं मान गया तो दो मुझे। नहीं। क्यों? क्योंकि मेरा जो ऑफर था अब वो डेड हो चुका है। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं एक और कंसेप्ट को जो कि बात करता है मुस्लिम लॉ में एसेंशियल्स ऑफ निकाह के अंदर, रेसिप्रोसिटी। लड़के ने अगर मेहर की रकम देने की बात करी, मान लो 5 लाख रुपए दे रहा है, लड़की कह रही है 5 लाख नहीं लेती मैं, मेरे को 10 लाख रुपए चाहिए, तो ये रेसिप्रोसिटी है। यानी कि आपको एक स्टैंड पे रहना है, यानी कि ये नहीं आप अपनी चलाओगे, एक का ही चलेगा अगर लड़का ऑफर कर रहा है आपको, तो यहाँ पे कहता है रेसिप्रोसिटी होनी चाहिए। अब इसके बाद थर्ड एसेंशियल क्या कहता है, एक्सेप्टेंस जो है उसको आपको प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में या जो भी यूजुअल मोड है, आपको एक्सेप्टेंस उस तरीके से करना है। और इसको एक केस से समझ लेते हैं, एलियसन वर्सेस हेनशॉ के केस में। यहाँ पर एक ऑफर दिया गया था कि अगर आपको मेरा ऑफर मंजूर होगा तो आप वैगन गाड़ी से भेज देंगे। वैगन वहां पे एक व्हीकल है जहां पे जिसके अंदर गुड्स ट्रांसपोर्ट होता है। अब यहाँ पे उन्होंने कहा कि अगर आपको ऑफर मंजूर हो तो आप जो लेटर देंगे आप वैगन गाड़ी में भेज देना। यहाँ पर ऑफरी साहब ने थोड़ा ज्यादा दिमाग लगा लिया, उन्होंने कहा ज्यादा बेटर है मैं जो वैगन गाड़ी से भेजूंगा मैं इनको बाई पोस्ट भेज देता हूँ, वो ज्यादा जल्दी पहुंच जाएगा। वैगन पहले पहुंच गया, पोस्ट बाद में पहुंचा। अब जब पोस्ट उनके पास पहुंचा तो उन्होंने उसको इनवैलिड कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वो कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं। क्यों नहीं बना? क्योंकि यहाँ पर प्रिस्क्राइब्ड मोड था एक्सेप्टेंस को देने का। अगर वो नहीं है तो जो भी यूजुअल मोड है आप उसके द्वारा चला सकते हैं। फिर इसके बाद आपके पास फोर्थ एसेंशियल आ जाता है कि भी आपको ऑफर जो मिला है और जो आप एक्सेप्टेंस उसका दे रहे हैं वो आपको तभी देना है जब वो ऑफर सिर्फ आपका सबसिस्टिंग है। अब इसको समझ लेते हैं। हम लोग कई बार देखते हैं सेल है, सेल है, सेल है, सेल है, और सेल में क्या देखते हैं, 1 दिन का सेल है, 2 दिन का सेल है, 3 दिन का सेल है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप जो ये सेल का पीरियड लगा है, या तो वो 1 दिन तक रहेगा, 2 दिन तक रहेगा, 3 दिन है या 4 दिन। आप छठे दिन जाकर ये क्लेम नहीं कर सकते कि भैया आपने तो सेल लगाया था, मैं तो वो सेल आज यूज करने आया हूँ। आपकी मर्जी नहीं चलेगी, वो उसकी मर्जी चलेगी। जिसने सेल लगाया था वो एक टाइम पीरियड पे था। यही चीज आपका फोर्थ एसेंशियल बात करता है, एक्सेप्टेंस शुड बी गिवन एट द टाइम व्हेन द ऑफर इज स्टिल सबसिस्टिंग। यानी कि अगर मैंने आज ऑफर दिया, अगर मैंने ये कहा है कि ये ऑफर सिर्फ वैलिड 2 दिन तक रहेगा, इसका मतलब आपको अगर एक्सेप्ट करना है तो आप इन 2 दिनों में मुझे उसका जवाब देंगे। इसका मतलब ऑफर जब तक जिंदा है, टाइगर जिंदा है, ऑफर जब तक जिंदा है आपको उसका एक्सेप्टेंस भी उन्हीं 2 दिनों में ही करना है। अब एक बार फटाफट से हम लोग रिकैप कर लेते हैं कि आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया। हमने देखा कि एक्सेप्टेंस क्या है, हमने एंसन की थ्योरी देखी, इसके बाद हम लोगों ने एसेंशियल्स को देखा कि एक्सेप्टेंस के एसेंशियल्स क्या है। तो पहला एक्सेप्टेंस कहता है कि एक्सेप्टेंस जो है वो कम्युनिकेट होना चाहिए, जिसके अंदर हम लोगों ने फेल्टहाउस वर्सेस बिंडले का केस देखा, पॉवेल वर्सेस ली का केस देखा। फिर हम लोगों ने देखा कि भी जो आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो अथोराइज पर्सन या ऑफरी के द्वारा होना चाहिए। हम लोगों ने फिर देखा कि कम्युनिकेशन अगर रॉन्ग पर्सन को किया गया एक्सेप्टेंस का तो उसकी कोई वैलिडिटी नहीं है। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस जो है हमारा कंप्लीट कब माना जाता है, यहाँ पर हमने भगवान दास वर्सेस गिरधारी लाल के केस को भी देखा। इसके बाद हमने अपना सेकंड एसेंशियल देखा जो कि बात करता है कि एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड होना चाहिए। तीसरा हम लोगों ने देखा कि भी वो यूजुअल और प्रिस्क्राइब्ड मोड में जो दिया गया उसके द्वारा होना चाहिए। चौथा कहता है कि भी ऑफर जब तक सबसिस्टिंग है आपका एक्सेप्टेंस भी तभी का ही होना चाहिए। थैंक यू।